शक्ति सबका स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच में हमारे आज के अतिथिगण पधार चुके हैं। मैं माननीय अतिथिगणों से आग्रह करूंगा कि मंच पर आकर दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। माननीय अखिलेश जी, दिनेश जी, प्रमीला जी, माननीय कृपाशंकर जी, आप सभी से आग्रह है एक बार मंच पर आकर दीप प्रज्वलन। आज हम सब के बीच जो माननीय अतिथिगण हैं उनका परिचय हम एवी के माध्यम से मंच पर ही देखेंगे। मैं अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा एक बार परिचय प्रारंभ करें। आज तक में रहते हुए क्षेत्र जहां पर कुछ आतंकवादी आते हैं और वहां के सैलानियों से उनका धर्म पूछकर उनकी हत्याएं कर देते हैं। ऐसे में भारत सरकार फिर उसका प्रतिशोध लेने के लिए अपनी सैन्य कार्रवाई आतंकी ठिकानों पर करती है। देश युद्ध काल की तरफ बढ़ता है। इसलिए इस नारायण जयंती के अवसर पर मीडिया जगत में युद्ध काल को लेकर समय कैसी पत्रकारिता रही और कैसी पत्रकारिता होनी चाहिए, इस विषय पर संगोष्ठी आज आयोजित की है। इस पूरे कार्यक्रम की प्रस्तावना के लिए मैं श्रीमान श्याम किशोर जी वैसा वरिष्ठ पत्रकार को आमंत्रित करता हूं। जिनमें से वरिष्ठ महानुभावों का परिचय देखा, ऐसे विशिष्ट महानुभावों से सुसज्जित आज का सम्मानित मंच, सभागार में उपस्थित प्रबुद्ध पत्रकार समाज, सम्मानित भगिनी बंधुओं, सभी को सादर प्रणाम। आज की संगोष्ठी का विषय युद्ध काल में पत्रकारिता है, लेकिन यह अवसर देवर्षि नारद जयंती का है। तो पहले थोड़ी प्रस्तावना आज के दिवस के महत्व की। पहली बार किसी को नारद जयंती मैं सभागार में उपस्थित जितने भी हमारे सम्मानीय अतिथि हैं, जो वक्ता हैं, श्रोता हैं, वो तमाम आयोजक जो एक लंबे वक्त से इसके सफल आयोजन के लिए प्रयास कर रहे हैं, मेरे वरिष्ठ अखिलेश जी, दिनेश जी, माननीय कृपाशंकर जी, और वो लोग जो किसी ना किसी तरह से संगोष्ठी का हिस्सा बने हैं और इस गंभीर विषय पर बात करने के लिए आए हैं, उनका अभिवादन है और मुझे इस मंच पर न्योता देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। युद्ध काल में पत्रकारिता विषय बिल्कुल यक्ष प्रश्न जैसा है और इसके लिए आपको युधिष्ठिर जैसा ज्ञान, धर्म और विवेक चाहिए। मांगता तो वही है, लेकिन साइबर युद्ध का भी टाइम है, एआई का टाइम है, फेक नैरेटिव का टाइम है, जब ऑडियो विजुअल सब कुछ डब होके आ जाते हैं। ऐसे टाइम में क्या हम वाकई किसी नियम, प्रोटोकॉल, सन्मान, सद्बुद्धि को फॉलो करके इस युद्ध को जीत सकते हैं? सवाल ये उठता है, क्या पत्रकारिता में संभव है? तो मुझे लगता है इसका जवाब, और आज जो पूरी ये चर्चा होगी उसके मूल में केवल एक ही बात होगी, आप मार्ग से भटके नहीं, या कोई भी पत्रकारिता सही है गलत, उसके मूल में एक है, क्या उसने राष्ट्रवाद की, राष्ट्रहित की डोर थाम रखी है या नहीं। आप बहुत आसानी से केवल इतने मात्र से उसको जज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं श्रद्धेय गुरु जी, गुरु गोलवलकर की कथा से शुरुआत करूंगी। उसको जस का तस आपके सामने पढ़ती हूँ। तो धस को भारत के भाग दो अध्याय, और ये भारत के 1965 में जो युद्ध लड़ा गया था उसके संदर्भ में बात कही गई है कि पाकिस्तान की ओर से हुए आक्रमण की वजह से हमारे देश पर युद्ध थोपा गया है। थोपा गया है वाली बात यहाँ पर भी है, जो गंभीर संघर्ष का रूप ले चुका है। हमें इस परिस्थिति को स्वीकार कर संकल्प और धैर्य के साथ पूर्ण सफलता प्राप्त करनी होगी। जैसे जैसे युद्ध प्रभावित क्षेत्रों का दायरा फैलेगा, नए नए संकट उत्पन्न होंगे, नई नई जिम्मेदारियां भी सामने आएंगी।
सरकार इन्हें पूरा करने का अवश्य प्रयास करेगी, लेकिन ये बड़ा बोझ होगा। इसीलिए सभी देशवासियों का ये कर्तव्य है, सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वो देश हित की नीतियों को ध्यान में रखते हुए इन उत्तरदायित्वों का पूरा करने में योगदान दें। आगे लिखते हैं, इसीलिए मैं समस्त नागरिकों को, विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बंधुओं से यह अपील करता हूं कि वो उत्पन्न हो रही समस्याओं को हल करने में सरकार का पूर्ण सहयोग करें, विस्थापितों, घायलों और रोगियों को सहायता प्रदान करें, शांति व्यवस्था बनाए रखें, नागरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएं। इनमें से बहुत कुछ, ध्यान देने वाली बात है, इनमें से बहुत कुछ गैर सरकारी स्तर पर किया जा सकता है। जनता का मनोबल बढ़ाएं, तीव्र राष्ट्रभक्ति को जागृत करने और अंतिम विजय तक डटे रहने का संकल्प उत्पन्न करने पर विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। हम सत्य के लिए, मातृभूमि की अखंडता के लिए और उसके सम्मान के लिए युद्ध कर रहे हैं। हमारी विजय निश्चित है। क्या बातें इसमें खास है? ये तो गुरु जी का ही पूरा कथन है, जिसमें बातें खास ये हैं कि केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, मनोबल हमें बढ़ाना होगा, आत्मविश्वास पैदा करना होगा, राष्ट्रभक्ति की जो अलग है उसको जगाए रखना होगा, और ये लोगों का भी कर्तव्य है, क्योंकि हम अपनी मातृभूमि के स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं। तो जब इस तरह की बातें आती हैं, तब आपका नैरेटिव सेट करने वाली जो एक यूनिवर्सिटी है जिसको आप मान्यता प्रदान करते हैं, और यहाँ जब मैं आप कह रही हूँ तो आप लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो ऐसे किसी भी नैरेटिव पर सवाल खड़े करते हैं, पत्रकारिता पर सवाल करते हैं कि आप जिस यूनिवर्सिटी को मान्यता देते हैं उसके अलावा हर यूनिवर्सिटी को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बताते हैं, तो आपको पाकिस्तान से जितनी भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले फैक्ट आ रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं जांचते? आपको वो सब सच सही क्यों लगने लगते हैं? जो इंफॉर्मेशन वहां से आ रही है, जो मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्वेश्चन आ रहे हैं, आप पाकिस्तान की ओर से क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि पत्रकारिता ऐसे टाइम में, ये पुराने वक्त का टाइम नहीं है, ये जो पुराने वक्त का युद्ध नहीं है, ऐसे टाइम में पत्रकार खुद एक हथियार होता है, जिसको ये तय करना है वो किस ओर से चलना चाहता है, किस ओर से लगेगा, ये पत्रकार को खुद तय करना पड़ता है। डबल नैरेटिव की विक्ट्री है यहाँ पर हमारी भारत की, ये मान लेना चाहिए, क्योंकि एक और तो विदेशी पूरा एक इकोसिस्टम है, बात खत्म हो गई तो वो वाया आते हैं, कान पकड़ते हैं दूसरी तरफ से, वो सेना से सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते तो वो सरकार से पूछते हैं, या फिर पत्रकार से कहते हैं कि आपने सवाल क्यों नहीं पूछा। बात होती है, क्या ये सवाल पूछने का अभी सही वक्त है? आपको अभी तो सारे सवाल जान ले रहे हैं। और डबल विक्ट्री की जो बात कह रही हूँ, एक तरफ तो हमने सारे जो भी हमला हुआ, सेना ने तो अपना काम किया है, विदेशी मीडिया में भी पाकिस्तान का जो रूप है, पाकिस्तान की जो आतंकवाद का जो गढ़ है, वो पूरा उसको जस का दस सामने रख दिया है। जो मिस इन्फॉर्मेशन के ड्रोन्स आ रहे हैं, हमारे सूचना के डिफेंस सिस्टम ने उनको ध्वस्त करके रख दिया है, जितने भी ड्रोन्स उधर से चल रहे थे उनको। ऐसे में मरीज की तरह पाकिस्तान और नैरेटिव करता है, मिसगाइड करता है, नैरेटिव जो बनाता है, आप भागते उस नैरेटिव के पीछे। तो क्या आप पहले उस नैरेटिव के पीछे भागेंगे, या आपकी सेना जो सामने आकर आपको बता रही है, आपकी सरकार जो बात कह रही है, आप उसको मानेंगे? आपको ये देखना होगा। अभी बहुत अच्छी बात श्याम जी ने कही कि नैरेटिव गढ़ने वाली बात, नारद जी के हम किस संदर्भ में लेते हैं और क्या उनकी भूमिका रही है। तो नैरेटिव था कि तो हमेशा पहले से ही चलता आ रहा है, और अभी भी यही देखने वाली बात है, हम किसकी ओर से खेलेंगे। पाकिस्तान तो हमेशा से इस तरह की बात कर रहा है। जब वो कह रहे हैं कि हमने आपके बैंगलोर का पोर्ट ध्वस्त कर दिया और बिहार का, तो आप उस पर सवाल नहीं खड़े करते हैं, लेकिन तुरंत आप कहते हैं कि जी भाई आप उस पर सवाल नहीं कर रहे, तो आप इस बात में भी तो हामी भर दीजिए ना कि IAS विक्रांत चांदी कराची में चला गया है, तो वहां तक उसने हमला कर दिया है। वहां पर आप दूरी नापने लगते हैं कि लाहौर में तो हमला नहीं हुआ, मुझे के तक ही गए। मेरा बेटा इसमें था, तो इन सवालों को भी सामने देखना होगा कि आप किसकी ओर से खेल रहे हैं। पाकिस्तान तो आप मैं तो प्रमाण कह रहा है कि सूरज नहीं निकला, पाकिस्तान तो अपने संदर्भों में जीत भी गया है, जश्न भी मना रहा है, और हम यहाँ किस बात पे लगे, हमारी पूरी एनर्जी इस बात पे लगी हुई है कि हम जीते हैं या नहीं जीते हैं, हमारी क्या स्थिति रही है। और वो तो धन्य हो कि इस बार सबूत उस तरफ से आए हैं, और बहुत अच्छी तरह आए हैं। सबको वीडियो बना के वहाँ के लोगों ने सबूत थमा दिए, तो अब सबूत पर बात नहीं हो रही, बहुत नेटी पे बहुत सामान्य छोटी छोटी बातों पर बात हो रही है। और सिर्फ पत्रकार ही नहीं, सोशल मीडिया भी एक
बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो आप पत्रकारिता को जब कटघरे में खड़ा करते हैं तो ये समझना होगा, गरम दल है, एक नरम दल है, लेकिन खेल दोनों अपने देश की ओर से चल रहे हैं। अगर मैं आपको दो तरह से बातें कहती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि जी भारत के 26 नागरिकों की हत्या हुई। इसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया है और वहां जाके सब ध्वस्त कर दिया। वही बात कोई आपको पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ बताता है कि तुमने हमारे 26 मारे, वो देखो घर में घुस के हमने सारे आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, और मान लो अब कोई हरकत करोगे तो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। और भारत ने ये कह दिया है अभी थमा है, रुका नहीं है, दोबारा आओगे तो दोबारा तुमको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। कौन सी बात आपको ज्यादा जोश लाती है? जोश की बात है। आप में किस बात पे जोश लाया जाता है? उन्माद और उत्साह में फर्क है, ये समझा जा सकता है, लेकिन ये सब उनके लिए है जो देश प्रेम रखते हैं, जो देश में और इस तरह की संगोष्ठियों का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि ऐसी बातों पर बहस हो। शौर्य फिल्म का एक डायलॉग है जिसमें वो कहते हैं कि आपको खतरा केवल सीमा पार बैठे दुश्मन से नहीं है, अपने लोगों से भी है जो इस तरफ के गद्दार हैं। तो उन्माद और उत्साह का फर्क जाहिर तौर पर है, लेकिन पत्थरों के लिए नहीं है। यहाँ पत्थर वो है जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति जिसको इस पूरे ऑपरेशन के दौरान, जो ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुन के अगर आपकी आंखों में आंसू ना आए हो और आप भावुक ना हुए हो और आप इस बदले पे आपने तालियां ना बजाई हो, ठीक है, युद्ध के लिए उकसाया नहीं जाता। और जो इस तरह के नरेटिव करते हैं कि युद्ध तो सीमाओं पे लड़े जाते हैं, आपने बहुत अच्छी बात बोली, लोग कहते हैं युद्ध तो सीमाओं पे लड़े जाते हैं। सीमा किसकी है? आप कहीं और से हैं क्या? कैसे लोग इसमें भी एजेंडा ढूंढते हैं? पत्रकारिता में आप कह सकते हैं कि भारत का एजेंडा चला रहा है, कहाँ का एजेंडा चलाएंगे? युद्ध जब भारत पाकिस्तान का हो रहा है तो पत्रकार भारत का एजेंडा ही चलाएगा, वो कहाँ का एजेंडा चला सकता है? और युद्ध अगर सीमा पे लड़े जाते हैं, युद्ध तो सैनिकों के होते हैं, सैनिक कहाँ के हैं? वो लोग पीस मॉन्गर्स जो अचानक से, जिनके अंदर इंटीग्रिटी से अलग इंटेलेक्चुअल का भूत जाग हो जाता है और वो आगे कहते हैं कि उनसे पूछिए जिनके घर का जाता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से यहाँ बैठ के कह रही हूँ कि जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो ऐसा नहीं है नुकसान सिर्फ एक को हो, सबको पता है दोनों देशों को नुकसान होगा, लेकिन उसको आंकना तो बाद का काम है। किसको खरोंच आई है और कौन लहूलुहान हो गया, ये तो बाद में आकलन किया जाएगा, लेकिन एक को हमेशा चोट पहुंचती है। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर दिल्ली पर हमला हुआ तो वो जो कहावत इन्होंने एक शेर गाढ़े वक्त के लिए बचा के रखा है कि लगे कि आग तो आएंगे सभी मकान इसकी जद में, किसी अकेले का मकान नहीं है, वो इस वक्त के लिए इस्तेमाल करिए ना, वो इस वक्त के लिए कभी इस्तेमाल करते हैं। पूरे जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ, मेरा घर भी जाएगा और हम भी अगर नहीं रहे तो देश के स्वाभिमान के लिए ये भी बिल्कुल सहर्ष स्वीकार है, क्योंकि देश के अभिमान के लिए, देश की अखंडता के लिए युद्ध हो रहा है और हमें इसमें गुरेज नहीं है। आप कम से कम उस माँ के बलिदान पे, उसके सम्मान पे मत थूकिए अपने विचारों से, जो तुरंत अपने घर से एक बच्चा जाने पर आगे कर देती है दूसरे को, ये बदला लेगा, ये भारत माँ के लिए आगे करेगा। वो औरत जिसका सुहाग जाता है और वो तुरंत उसका बेटा आके कहता है मैं तो तोतली जुबान नहीं बोलेगा, मैं तो पापा का बदला लूंगा। और आप कह देते हैं जिनके घर से जाता है उनसे पूछिए, वो युद्ध नहीं चाहते। युद्ध कौन नहीं चाहता है या किस तरह का युद्ध चाहता है, ये हम सब लोग भी जानते हैं। और इस पूरे 4 दिन के घटनाक्रम में ही हमको समझ में आ गया है। तो यहाँ ये इस तरह की जो भावनाएं, इस तरह के जो विचार फैल रहे हैं, हमको उससे बेहद अलर्ट रहना होगा, क्योंकि हेट मॉन्गर्स से, पीस मॉन्गर्स से लोगों को बहुत खतरा है, मुझे ऐसा लगता है, जो एकदम ऐसे वक्त में निकल कर सामने आ जाते हैं। मैं चूंकि महिला हूँ, सबसे पहले तो उसके नाते मैं कहूँगी कि मैं उम्र में बहुत छोटी हूँ। तकनीकी मसलों पे, रणनीतिक मसलों पे और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ बहुत वरिष्ठ लोग हैं। मैं अपनी बात इस बात के साथ खत्म कर देती हूँ कि पत्रकार हैं हम, और हम एक तरह से सच की सीमा के प्रहरी हैं। हम सच की सीमा पे खड़े हुए हैं और हमारे सामने देश भी है, लोकतंत्र भी है, सच भी है। हमारे पास कवच नहीं है, हमारे पास विवेक है। और मेरा ये विवेक कहता है, अगर हमको 21 ठिकाने दिखाए गए हैं तो आज नहीं कल उन 21 को ध्वस्त किया जाएगा।
दिखाई नहीं 21 ठिकाने, वो 21 ध्वस्त होंगे। ये है पत्रकारिता कि आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है। और रही बात कि क्या गलत बोला, क्या सही बोला गया, टीवी चैनलों पर एक भी बात ऐसी नहीं कही गई जो हमारे देश के हक में नहीं हो। आज ना कल या कल आपको पता लग ही जाएगा, क्योंकि इस देश ने 2011 का वक्त भी देखा है जिसको हम क्रांति समझ रहे थे। उसके बाद आप ही को बता दिया गया कि मीडिया बिकाऊ है। उस चक्कर में हम सवाल पूछते रहे, लेकिन सुनिए नहीं, 2025 आते आते भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, भारतीय जनता ने बता दिया कि हाँ, वो क्रांति नहीं थी, वो कुछ और था। 2011 से 2025 का वक्त देर लगती है, लेकिन लोगों को समझ में आता है और पता लग जाता है कि मैं दिल्ली के संदर्भ में बात कर रही हूँ। लेकिन युद्ध के समय में हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम इतना वक्त जाया करके समझ पाए, अपनी एनर्जी उन लोगों पर लगाएं जो इस तरह के नैरेटिव गढ़ रहे हैं। तो हमें पहचानना होगा। पाकिस्तान जश्न मना रहा है कि उसने हमारी 70% बिजली कटौती कर दी और यहाँ तक आके इतना हमला कर दिया, तो हमें भी सच का एक रॉकेट लॉन्चर दागना होगा और उसी आवाज में दागना होगा। उसके लिए हमें बहुत धीर गंभीर होकर एक कोई सत्य का मार्ग नहीं अपनाना होगा। जैसे जैसे साम दाम दंड भेद खेद मतभेद सबके साथ जैसे करना पड़े करना होगा। जय हिंद, जय हिंद की सेना। धन्यवाद। मीडिया जगत भी गुजरा है, ऐसा हम सबके ध्यान में आया। अगले वक्ता जो विज्ञान के छात्र रहे मेरी जानकारी में, वनस्पति विज्ञान के, फिर पत्रकारिता से अपना अध्ययन किया और जो भी विमर्श की बात हो रही थी, नकारात्मक विमर्श को पूरी शिद्दत के साथ और मजबूत आवाज में उस विमर्श को तोड़ने वाले श्रीमान दिनेश गौतम जी से मैं आग्रह करूंगा, छिंदवाड़ा के दिनेश गौतम जी जो कि नोएडा में है, आए और अपने उद्बोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय दिनेश जी। श्री नारदाय नमः। भारत माता देव्यै नमः। और आज इस रविवार को हम सब आपस में मिल रहे हैं। भगवान राम ने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया, भगवान आदित्य को प्रसन्न किया और उसके बाद रावण पर विजय पाई। हम हमेशा अपने शत्रुओं पर विजय पाएं, सैन्य विजय पाएं, नैतिक विजय पाएं और भारत माता की धर्म ध्वजा आसमान से भी ऊंची फहराए, इस कामना के साथ आइए इस बातचीत की शुरुआत करता हूं। मेरे साथ कृपा शंकर जी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए लगाया है। अखिलेश जी मेरे ही प्रांत से, मेरे बड़े भाई, जिन लोगों को देख के हम लोग पत्रकारिता में अपने तराजू को बैलेंस करते रहते हैं, उनमें से एक। प्रमिला केवल उनकी बातों में साहस नहीं है, वो साहस की प्रतिमूर्ति है। मेरे छोटे भाई रोहित सरदाना, उनके जाने के बाद जिस तरीके से पूरे परिवार का उन्होंने ख्याल रखा, रोहित जो वेतन दे के गए, जो ध्वजा दे के गए, उसको कभी छुपने नहीं दिया। प्रमिला, उसके लिए आपको स्वागत। और वो लोग जो आज रविवार में अपने घरों पर विश्राम कर सकते थे, टेलीविजन देख सकते थे, मनोरंजन का पर्याय चुन सकते थे, उन्होंने आज ये गवारा किया कि भारत के लिए जब कहीं कोई ऐसी बात हो रही है जो महत्वपूर्ण है, वहां जाएं और उन सब लोगों का हौसला बढ़ाएं जो इस काम में किसी भी भूमिका में लगे हुए हैं। उन सभी लोगों को मेरा दिल से साधुवाद। श्याम जी, आप सभी लोगों ने ये जो आयोजन किया, ये आप लोगों ने बहुत आवश्यक विमर्श है जिसके लिए आप लोगों ने ये विषय चुना। कई चीजें हमारे समाज में ऐसी हैं जिनको हम आवश्यक समझते ही नहीं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में आटा, चावल, दाल, रोटी से ज्यादा कई बार सोचने का वक्त भी नहीं मिलता और फिर हमारी ओरिएंटेशन और कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है कि हम उससे ज्यादा सोचना गवारा नहीं करते। मेरे पास वक्त कितना है बता दीजिएगा, क्योंकि जब बिना टेलीप्रॉम्प्टर के होते हैं तो हम लोग फिर तो मैं मान के चलता हूँ कि 11:20 हुआ है और मैं 11:30 तक बोल सकता हूँ, 45 तक। पता नहीं इतना सामान मेरे पास है क्या, लेकिन प्रमिला जैसे कह रही थी किसी और का है,
वो सेना में जो भर्ती होते हैं वो लड़ेंगे। ये भारत पाकिस्तान के बीच जो कश्मीर के पास वो वहाँ पे LOC है, वो कहते हैं नीचे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो उधर लड़ा जाएगा। युद्ध ऐसा नहीं है, और ना ही युद्ध की पत्रकारिता ऐसी है कि मैं जैसा रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध को रिपोर्ट करते हुए, अजरबैजान आर्मेनिया के बीच में युद्ध को बताते हुए जैसा मैं एक पत्रकार रहूंगा, वैसा पत्रकार मैं तब होना अफोर्ड नहीं कर सकता जब भारत और पाकिस्तान या भारत या किसी दूसरे उसके एडवर्सरी की लड़ाई होगी। ये कोई ऐसी रिपोर्टिंग नहीं है या ऐसा कहीं से आपको कोई समाचार प्रस्तुतिकरण नहीं हो रहा है जहां हम लोगों को जो बेसिक सिखाया जाता है 5 Ws और 1 H का, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, वगैरह वगैरह, क्यों हुआ, जिसमें पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचा देते हैं। असल में ये भी बड़ा समझना आवश्यक है कि क्या है जो मैं अपनी तुच्छ बुद्धि से समझ पाया, ग्रहण कर पाया कि क्या है तथ्य और क्या है नैरेटिव। ये जैसे माला बना दी गई फूलों को पिरोकर, ये है नैरेटिव, और इसमें जो फूल लगे हुए हैं वो है वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। आपकी सूटेबिलिटी की पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को लगा कर आपका जो मूल उद्देश्य है जिसको आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उस नैरेटिव को लोगों के सामने प्रस्तुत कर देना कुछ एक तथ्यों के साथ, ये नैरेटिव। अब नैरेटिव दो तरह के होते हैं, पूर्ण तथ्यात्मक 360 डिग्री जिसमें चीजों को समन्वयित करके आपके सामने रखा जाता है। एक होता है जिसमें एक तरफ का हिस्सा दिखाकर आपको एक आधा सच बताकर उसमें पूरे सच की भ्रांति देने की कोशिश होती है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये सब शुरू हुआ, हम सब के मन के हालात समझे जब हमने ये देखा कि जो कलमा नहीं पढ़ पाया उसकी पैंट उतरवा दी गई, कहा गया कि जाओ बता देना, मोदी को बता देना। ये मोदी को बता देना नहीं था, ये कृपा शंकर जी को बता देना, ये अखिलेश जी को बता देना, प्रमिला को बता देना, श्याम जी को बता देना, ये यहाँ पे आके बता, यहाँ पे आके बोलना। अच्छा, ये क्योंकि ये माइक लगा हुआ है, डाइस का बहुत आदमी, तो ये हर किसी के लिए था, आप में हम में हर किसी के लिए था कि जाओ उसको बता देना। हम सब के लिए ये था। मोदी को बता देना इसलिए था क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनको बता देने का मतलब यह है कि वहां चिट्ठी पहुंच गई तो सब तक पहुंचे, और ये संदेश सबके लिए। और तब ऐसे में जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, अब एक बात और, एक तो आपकी मनोदशा हो गई, एक आपका पत्रकारीय धर्म हो गया, तीसरा उस समय की चुनौतियां हो गई। जब कभी लड़ाई वाली सिचुएशन होती है, भारत पाकिस्तान की बात मैं नहीं कर रहा हूं, दुनिया भर में जहां भी, और अखिलेश जी बड़े बड़े वॉर सिनेरियो में भी जाके उन्होंने रिपोर्टिंग की है, तो मेरे बाद वो आपको ये बहुत अच्छे से और बताएंगे। ये एक सिचुएशन होती है जिसको नाम दिया गया है वॉर फॉग ऑफ द वॉर, मतलब जहां पर सूचना के इकोसिस्टम में एक ऐसी धुंध सी छाई होती है जहां से आपको इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट करके, गैदर करके लोगों तक, अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाना होता है। और ये एक बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। सोचिए जिस तरीके से वो स्वॉर्म ड्रोन आते हैं, उसी तरीके से आप तक इंफॉर्मेशन आ रही है। जब तक आप एक इंफॉर्मेशन समझ पाओ, दूसरी इंफॉर्मेशन, तीसरी इंफॉर्मेशन, और कई चीजें ऐसी होती हैं जिनको आपको समझना होता है, और आपके वो सोर्सेज जो सालों साल आपको क्रेडिबल जानकारियां देते रहे हैं, उन पर आपको रिलाय करना पड़ता है, जिन्होंने इतने दिनों तक, अच्छा वो प्लेटफॉर्म्स, वो तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिनकी तरफ उस इकोसिस्टम ने उंगली उठा दी, जो भाई लोग पहले चला रहे थे नो टू वॉर, वही जैसे मोदी जी ने तय किया कि ठीक है अब ये सीज फायर यहां होना चाहिए, वो चलाने लगे, क्यों भाई बदला क्यों नहीं, यहां पे क्यों रुक गए। तो ये जो लोग हैं जिनको सूटेबिलिटी के हिसाब से अपनी शहनाई बजानी होती है, वो लोग मीडिया चैनल जिनकी सालों साल की क्रेडिबिलिटी है, और किसी भी आदमी को सबसे ज्यादा प्यारा उसकी साख, उसकी क्रेडिबिलिटी ही होती है, उसके ऊपर उंगली उठा दी गई कुछ एक वजहों से, जहां पर फॉग ऑफ द वॉर एक चैलेंज है। वो सोर्स आपको जो लगातार, मसलन
मैं स्टूडियो में, अच्छा उनको न्यूज रूम एनवायरनमेंट भी समझ में नहीं आता। जो लोग सवाल उठाते हैं अचानक वो क्या करते हैं कि दिनेश गौतम वहां पे खड़े हुए हैं, वो आपको कोई एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उनको लगा दो और बोलो ये देखो, ये इसको देखो, ये गोदी मीडिया है। उन्होंने न्यूज रूम, अच्छा उनमें वो लोग भी शामिल है, ऐसा नहीं कह सकता कि वो सारे लोग उनको मालूम ही नहीं है कि न्यूज रूम काम कैसे करता है तो वो उंगली उठा देंगे। वो लोग जिनको मालूम है बहुत अच्छे से न्यूज रूम में काम कैसे होता है, आपका रिपोर्टर या आपका क्रेडिबल सोर्स आपको इंफॉर्मेशन देता है, इनपुट उसको समझता है, देखता है, अगर उसको कोई जानकारी और लेनी है तो लेता है, उसके बाद वो आउटपुट को बढ़ाता है, आउटपुट उसको फिर से देखता है, समझता है, तौलता है और उसको आवश्यक तरीका जो होता है, फॉर्मेटिंग होती है, वो देता है और उसके बाद वो आगे जाता है। वो आगे जाने के बाद पीसीआर तक, और न्यूज रूम में ब्रेकिंग एनवायरनमेंट में वो सीधे सीधे फिर पीसीआर तक पहुंचाई जाती है। उसकी जो ब्रेकिंग होती है वो टाइप होती है, एंकर के कान में बताया जाता है कि ये ब्रेकिंग आ गई है, ले लो। उस समय जो सामने ब्रेकिंग आ रही होती है वो लेता है, लेकिन क्योंकि वो उस देश का नागरिक है जो इस समय युद्धरत है या ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है, साथ में उसके अंदर एक मनोभाव भी है, वो केवल एक पत्रकार नहीं है, इस समय एक देश का नागरिक भी है, तो उस समय उस खबर को बताते हुए उसके अपने मनोभाव होते हैं। लेकिन वो इकोसिस्टम जो पहले नो टू वॉर करता है और उसके बाद कहता है कि अभी आपने सीज फायर क्यों कर दिया, वो लगा के पूछता है ये कैसे आ गया। उसमें वो लोग भी हैं जो बहुत अच्छे से जानते हैं कि न्यूज रूम में काम कैसे होता है। इसके लिए एंकर को आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा दिया जाना चाहिए, ठहराना चाहिए। अगर आपको लगता भी है कि इसमें शायद कहीं कोई तथ्यात्मक कमी है, उसमें आपको समझना चाहिए कि तथ्यात्मक कमी अगर सालों की क्रेडिबिलिटी के लिए जो थ्राइव कर रहे हैं लोग लगे हुए हैं, अगर उनके सोर्सेस या उनके रिपोर्टर्स कुछ बता रहे हैं, उन तक पहुंचा है, तो बेशक आज नहीं, जैसा प्रमिला कह रही है, गवर्नमेंट के अपने दायरे होते हैं, लिमिटेशंस होती है। युद्ध के माहौल में भी जब वो प्रेस ब्रीफिंग होती है, नॉट दैट ऑल द इंफॉर्मेशन इज इम्पार्टेड विद यू, देयर आर सर्टेन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच आर नॉट इम्पार्टेड। कम से कम उस समय तो नहीं किए जाते, बाद के समय में हो सकता है वो जानकारियां आपसे साझा की जाए। कहां पहले दिन सरकार ने भी कहा था कि हमने पाकिस्तान के फाइटर जेट्स गिरा दिए, लेकिन हिंदुस्तान के समाचार चैनलों ने आपको ये बताया कि फाइटर जेट्स उनके गिरा दिए गए। कहा पहले दिन वो सब इंफॉर्मेशन आपको सुनने को मिल रही थी जो सब्सिक्वेंट प्रेस ब्रीफिंग में आपको सुनने को मिली। जाहिर है जब उसका सही समय समझा जाता है तो सरकार, क्योंकि समाचार माध्यम नहीं है, सरकार को नागरिकों को इस तरह की संवेदनशील स्थिति में जो सूचनाएं दी जा सकती हैं वो देना चाहिए। बाकी को उचित समय के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए रोकना चाहिए। ये सरकार है, उसकी अपनी ये सीमितताएं हैं, लेकिन समाचार माध्यम का काम है वो समाचार आप तक पहुंचाना। हाँ, देश हित में अगर किसी समय ये लगेगा कि ये इंफॉर्मेशन यहां जाना ठीक नहीं है, तो समाचार माध्यम को भी उस समय, क्योंकि उसका अपना देश उस समय उस पर्टिकुलर सिचुएशन में इन्वॉल्व है, उसको फैसला लेना होगा। तो वैसे में वो पर्टिकुलर क्लिप्स लगा के जहां पर उस समय क्योंकि सरकार की तरफ से सूचना नहीं दी गई या बाद में दी जाएगी, वो लगा के देखिए तो बताया नहीं गया, लेकिन उन्होंने बता दिया ये है, ये ऐसी जिम्मेदारी है, ये देखिए ये है गोदी मीडिया। क्योंकि उनको सूट नहीं करता है तो मीडिया गोदी हो जाता है, उनका बस नहीं चलता, वरना वो गोदी वोटर कहना शुरू कर दें उन लोगों को जिन्होंने सरकारों के बनने में अपना योगदान दिया एज अ वोटर। और वो लोग अब इस तरह की क्लिप्स को लेके, आपने देखा कुछ एक क्लिप्स तो उसमें मैं भी बहुत घूम टहल रहा था, हो सकता है आपके फोन तक भी पहुंचा हूं मैं, ये लगाकर दिखाकर अपने देश की मीडिया को एक दिन में, वो क्या, जब हम लोग वॉर रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो जैसा महाभारत के समय संजय थे, उनको सब दिखाई देता था, क्या हमारे पास वैसे दिव्य दृष्टियां हैं क्या? हमको अपने रिपोर्टर से इंफॉर्मेशन लेनी है। अगर रिपोर्टर को उसका सोर्स, अगर रिपोर्टर को मान लीजिए दिखाई दे रहा है कि इंटरनेशनल बॉर्डर के पास आर्टिलरी नहीं टैंक मूव कर रहे हैं, टैंक्स आर जनरली कंसीडर्ड टू बी द वॉर वेपन्स व्हिच एंटर द एडवर्सरीज टेरिटरी, उनके टेरिटरी में जाके वो ऑपरेशन, अगर उसको दिखाई दे रहा है, वो एक सोर्स आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, आपने उससे कंफर्म किया, वो कह रहा है मेरे पास विजुअल भी है, और आपने उस हिसाब से खबर को प्रोसेस किया। सरकार अभी भी बहुत सारी चीजें आपको ये देखते हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि आने वाले दिनों में जब उचित वक्त होगा इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। उस समय आप इसलिए न्यूज प्लेटफॉर्म का गला पकड़ रहे हैं कि ये बताओ, ये बताया गया, तुमने क्यों नहीं बताया, या ये बता दिया गया। और वो लोग पूछ रहे हैं जो पहले कह रहे थे युद्ध होना नहीं चाहिए और अब कह रहे हैं सीज फायर हो, क्यों कर दिया। तो ऐसे लोगों की मंशा ये बताती है कि वो एक्चुअली कंसर्न इस बात को लेकर नहीं है कि आपने 5W1H का क्या पूरा ख्याल रखा, वो बताते हुए उनका कंसर्न, उनका अपना एजेंडा है। और हम सब जनता के सामने, हम सब लोगों के सामने, हम सब ऐसे लोगों के सामने जो ये समझते हैं कि आज वो जो भी हैं
वो इस मातृभूमि की वजह से है। हमारा अब ये हमारा सौभाग्य है या मौजूदा समय में हमारे लिए चुनौती है कि हमारे तो तीर्थ भी यही हैं, हमारे माता पिता भी यही हैं, हम कहीं बाहर पे अपना मंदिर नहीं देखते, हमारा मंदिर भी यही है। और इसी धरती को हम सुबह उठते हैं तो समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपति नमस्तुभ्यं पादत पाशम क्षमस्व करके हम सबसे पहले इसको प्रणाम करते हैं। तो हमारे लिए तो ये सब कुछ है। क्या उन लोगों के लिए है जो इस तरीके से सवाल उठा देते हैं? क्या उनकी पूरी निष्ठा इस देश की एक एक जर्रे के लिए है? अगर है तो फिर बाहर के लिए वो निष्ठा क्यों दिखाते हैं? उनके बैग में किसी एक देश का जिक्र क्यों दिखाई दे देता है, बाकी जगहों का क्यों नहीं दिखाई देता? ये बड़ा सवाल है। तो ये एक बड़ी वैसी स्थिति है जिसमें सिर्फ देश की सेनाएं इन्वॉल्व नहीं है। जब युद्ध होता है और आपका अपना देश युद्धरत होता है, आप भी देश की तरफ से युद्ध लड़ रहे होते हैं किसी न किसी भूमिका में। समाचार प्रस्तोता के तौर पर, समाचार कंज्यूम करने वाले के तौर पर, इस देश के नागरिक के तौर पर आपकी अपनी भूमिका भी उस समय रोल में होती है। और वो लोग जो यहाँ पे भटकाने की कोशिश करते हैं, देखो किसी ने किसी समाचार चैनल ने क्या ये कह दिया कि पाकिस्तान ने हमारे देश को ये नुकसान कर दिया, पटना में जो पोर्ट है उसको जाके ध्वस्त कर दिया, जैसा वो लोग रोल वो कर फैलाने की कोशिश। पटना में भाई लोगों को पोर्ट दिखाई दे रहा है। क्या किसी ने ये कह दिया कि पाकिस्तान की सेनाएं जो है वो LOC क्रॉस करके भारत की तरफ आ गई? क्या किसी ने ये कह दिया? तो ये उन लोगों को क्यों बुरा लग गया जिन्होंने ये सुना कि भारत की सेनाएं पाकिस्तान की तरफ LOC पार करके कूच कर गई? अरे भाई, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, वो दे देगी नोटिस अगर उसको चाहिए होगा कि ये तुमने इस तरह का समाचार क्यों दे दिया है। दूसरी बॉडीज जो ये देख रही होती है कि भाई इस समय अपने धर्म का सही निर्वहन पत्रकार के तौर पर और संस्थान के तौर पर हो रहा है, लेकिन उनके पेट में बड़ा दर्द हो रहा होता है। क्यों हो रहा होता है? और इससे ज्यादा खुलकर तो मैं आपको क्या ही बताऊं। तो जब आपको संजय की तरह दिव्य दृष्टियां नहीं मिली हुई, उससे आप नहीं देख पा रहे हैं, आपने कितने साल जो प्रैक्टिस आपने की है, अपने संवाददाता पे आपने यकीन किया, अपने रिपोर्टर, अपने सोर्स पे आपने यकीन किया है, वही आप यहाँ पे कर रहे हैं। और अगर जब आप इन्वॉल्व हैं और धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं आप, ये धर्म की ही तो लड़ाई है कि आप निहत्थों को कैसे मार सकते हैं, आप सुहागनों का सिंदूर कैसे उजाड़ सकते हैं, ये धर्म की ही तो लड़ाई है। ये बात और है कि किसी और के लिए यह धर्म हो सकता है, लेकिन हमारे धर्म ने, हमारी सनातन संस्कृति ने हमको बहुत अच्छे से बताया है, हमारे अंदर वो इनकलकेट किया है कि हम ये बहुत अच्छे से, और यहाँ कहीं हमारे लिए कोई विवेक की दुविधा नहीं होती कि क्या डूज हैं डोंट्स हैं। इसके लिए हमारे समाज के लोग हैं, हमारे पुरखे हैं, हमारे माँ बाप हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से अंदर विद्यमान किया है। तो ये समझने में दिक्कत, ये उस समय हम पालन क्या कर रहे हैं ये हो सकता है, लेकिन समझ में दिक्कत नहीं होती। उन्होंने समझ को बहुत मजबूत बनाया है। तो वैसे में अगर धर्म की वो लड़ाई जहां भगवान कृष्ण मौजूद थे और जहां कहा गया था कि अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, अगर उस समय ये जरूरी था कि दुश्मन का मनोबल तोड़ने के लिए भी आपको कुछ काम करने हैं, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को ऐसे प्रेजेंट करना है, वो गलत नहीं था। अश्वत्थामा हाथी भी था। नरो वा कुंजरो जोड़कर अपनी धर्म ध्वजा भी बचाई गई और साथ में इंफॉर्मेशन भी दी गई। तो क्या उस समय जब आज आप इस तरह की धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या ऐसा नैरेटिव, क्या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का ऐसा प्रेजेंटेशन आवश्यक नहीं है? तो मैं ये समझता हूं कि हमारे तमाम जो प्रबुद्ध इस देश के लोग हैं, आप सबके ही कंट्रीब्यूशन से, समाज के कंट्रीब्यूशन से आज जो मैं बोल पा रहा हूं, जो सोच पा रहा हूं, उसमें आप लोगों की भूमिका है, आप ही लोगों का दिया हुआ है। और इसीलिए मैंने ये तय किया आज मैं व्यक्तिगत जीवन में भी एक संघर्ष वाली स्थिति में हूँ। पिताजी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वो आज हॉस्पिटल में ही है अभी। श्याम जी ने जब ये कहा तो मुझे एक हफ्ते पहले मुझे लगा था कि पिताजी स्वस्थ होकर घर आ गए होंगे उस समय तक, लेकिन आज भी वो हॉस्पिटल में ही है और अभी यहाँ से हॉस्पिटल जाऊंगा। आप सब प्लीज उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा कि वो ठीक हो जाए। और ये जो संघर्ष और युद्ध वाली स्थिति है, ये खास तौर से जब ये इसका विस्तार देश तक होता है तो हमारी चेतनाओं, हमारी परिभाषाओं के मायने, उसका मूल वही रहते हुए भी बदलते हैं और इस बात को हमको समझना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा मेरी तुच्छ बुद्धि इस बारे में विस्तार की आज्ञा नहीं देती है। आप सबका बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। युद्ध काल में पत्रकारिता का अनुभव, और हमने
में से बहुत सारे लोग, मैं स्वयं लगभग 3 दशक से जिनको पत्रकारिता में प्रामाणिकता के साथ पत्रकारिता करते हुए देख रहा हूँ, ऐसे श्रीमान अखिलेश जी हम सबके मुख्य अतिथि, मैं उनसे आग्रह करूंगा आए और हम सबका एक तरह से प्रबोधन करें। श्रीमान अखिलेश जी। सम्मानीय मंच और यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागण, देवी सज्जन, मैं सबसे पहले श्याम जी को बधाई दूंगा। एक बहुत ही टॉपिकल उसको कहा जाए विषय आपने चुना इस संगोष्ठी के लिए, क्योंकि जब आपसे बात हुई इस पर बातचीत करना चाहते तो मुझे लगा कि ये इससे अच्छा विषय कोई हो नहीं सकता, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी लंबी चर्चा और बहस इसी बात पर चली है कि जो मीडिया का रोल रहा ऑपरेशन सिंदूर के बाद के घटनाक्रम में, और उसमें भी खासतौर से टीवी का, उसको लेकर के काफ़ी क्रिटिकल एक पक्ष की बात की गई है कि क्या वाकई इनको इस तरह की रिपोर्टिंग करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी। और जो दिनेश जी ने और कमला जी ने बहुत अच्छे से की बात रखी है, एक वो पक्ष है जो कि बहुत ज़रूरी है, वो पक्ष का आना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है, क्योंकि पत्रकार होने के नाते हमारी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। समाज हमसे कुछ दूसरी अपेक्षाएँ करता है। ये बात सही है कि हमें राष्ट्रीय प्रेम अपना दिखाना चाहिए, देशभक्ति हमारी होनी चाहिए, लेकिन हमारा कुछ दायित्व भी है। पत्रकार होने के नाते जो हमारा दायित्व है, क्या हम युद्ध काल में या इस तरह के संकट काल में उस दायित्व को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस पर हमें चिंतन मनन करना बहुत जरूरी है। और वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो युद्ध काल होता है या इस तरह का संघर्ष होता है, उस समय सूचनाएं बहुत अनिवार्य हो जाती है। सूचनाएं हो, सही सूचनाएं हो, सही समय पर सही लोगों तक पहुंचे, ये भी पत्रकारों का दायित्व हो जाता है और वो अपने इस दायित्व से विमुख नहीं हो सकते। हमें सटीक सूचनाएं पहुंचानी है। अगर सूचनाएं सटीक नहीं पहुंचेगी, समय पर नहीं पहुंचेगी, तो इससे भ्रम फैलता है और भ्रम फैलने से बहुत नुकसान हो सकता है। अगर हम थोड़ी सी बात करें इस बैकग्राउंड की, कि जो 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद आपने एक बात नोटिस की, पूरे देश में गुस्सा था, लोगों में आक्रोश था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूप से नहीं थी। ऐसा नहीं था कि लोग सड़कों पर उतर आए हों, झंडा बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे हों, ये मांग कर रहे हों कि जो इस घटना के लिए जिम्मेदार है उनको उसकी सजा देनी चाहिए। ये एक बड़ा अंतर है जो आपने नोटिस किया था, और इसके पीछे कारण ये था कि देश की जनता को ये विश्वास था कि जो सरकार है, जो नेतृत्व है और जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके चलते निश्चित तौर पर जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनको इसकी सजा दी जाएगी। ये भरोसा था, और ये भरोसा का यही कारण था कि आपने कहीं पर कोई विरोध नहीं देखा, कहीं पर आपने कोई प्रदर्शन नहीं देखा, ना आपने किसी ने कोई मांग की। तो ये जो इसका बैकग्राउंड था, इसको समझना में बहुत जरूरी है। फिर दूसरी बात, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ 6 तारीख से 7 तारीख के बीच में आधी रात को, जिसके बारे में काफ़ी डिटेल्स आ चुकी है, सिर्फ 22 मिनट का ऑपरेशन था, और जो आतंकी ठिकाने थे पाकिस्तान में, उनको भारत ने अपनी सीमा में रहते हुए, ये महत्वपूर्ण बात है कि भारत ने अपनी सीमा में रहते हुए उनको नष्ट किया। जो हमें जानकारी मिली है, पिछले 4 या 5 साल से इन ठिकानों को चिन्हित करने का काम चल रहा था, और ये केवल 21 जगह हो ऐसा नहीं था, 35 या 40 इस तरह के ठिकाने थे जिनको आइडेंटिफाई किया गया था। और इस बात की भी तैयारी थी कि अगर वहाँ से कुछ मूवमेंट होता है, वहाँ पर अगर वो आतंकवादी निकल जाते हैं, तो फिर दूसरी जगह किस तरह से ठिकाने पर निशाना लगाना है, इसकी भी तैयारी सरकार की ओर से पूरी थी। तो सरकार ने जबरदस्त होमवर्क अपना ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किया था। इसमें दिक्कत कहाँ आई, आपने अखबारों को देखा होगा कि जब सुबह 7 तारीख को आपने अखबार उठाए होंगे, तो इक्का दुक्का अखबारों को छोड़कर, मुझे लगता है एक नाम मेरे से प्रभात खबर जो कराची से आता है, एक शायद दिल्ली का हिंदुस्तान होगा, इन 2 अखबारों को छोड़कर किसी भी अखबार में आपको ऑपरेशन सिंदूर की कोई जानकारी नहीं। वो अखबार की प्रवृत्ति है, अखबार में काम करने का तरीका ऐसा होता है कि वहाँ पर आप 24 घंटे का समय लेते हैं। तो इसलिए सूचना का आपके पास सिर्फ 2 स्रोत थे, टेलीविजन या फिर सोशल मीडिया। आलोचना इस बात को लेकर हुई टेलीविजन की, टेलीविजन ने जो रिपोर्टिंग की उसमें उन्होंने सोशल मीडिया को भी पीछे छोड़ दिया। परसों आपने टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल देखा था, उसकी यही हेडिंग थी कि
उन्माद में कहें या जो भी पागलपन कहें, उसमें सोशल मीडिया को भी पीछे छोड़ दिया टेलीविजन ने, जबकि ये अपेक्षा की जाती है टीवी से कि वो सोशल मीडिया की तुलना में अधिक जिम्मेदार होगा, रिस्पॉन्सिबल। इसलिए जो श्याम जी ने शुरुआत में अपनी बात कही थी, वहीं से मैं इस बात को निकाल के ला रहा हूँ कि ये तो आकलन करना बहुत ज़रूरी कि हमने उन दिनों में क्या किया, उन 4 दिनों में क्या किया। मैं बिल्कुल सहमत हूँ दिनेश भाई से, जो दिनेश भाई ने बात कही कि वो जब वक्त होता है तो उसमें लोगों की अपेक्षाएं अलग होती हैं, लोग आपसे कुछ और सुनना चाहते हैं, ये सही बात है। और एक पत्रकार होने लगता है हमारी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन हमें यहाँ पर और ज़्यादा दायित्व हमारा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि नागरिकों को सूचनाओं का अभाव जो होता है उसको भर पाना, आपको भरना बहुत जरूरी है। चाहे वो यातायात के साधनों की सूचना आपको देनी हो कि आपकी जो फ्लाइट्स हैं वो टाइम पर चल रही है नहीं चल रही है, डाइवर्जन हो रहा है नहीं हो रहा है, कैंसिल तो नहीं हुई है, ट्रेन समय पर चल रही है नहीं चल रही है। जो लोग रह रहे हैं सीमा के इलाके में, एलओसी के वहाँ, उन्हें सही समय पर सूचना देना, नागरिकों को इस बारे में बताना कि जो ब्लैकआउट है उसमें आपको क्या प्रोसीजर अपनानी है, अगर साइलेंट बचता है तो आपको क्या कदम उठाने हैं। ये सारे काम टेलीविजन को करने जो टेलीविजन ने बखूबी इनको काम को सारे कामों को, ये सारी सूचनाएं टेलीविजन ने बहुत ही प्रोफेशनल सजग अंदाज में लोगों को दी है, और जो काम होता है, जो जिम्मेदारी इस टाइप पर होती है उसको पूरा करता है। नागरिक होते हैं, उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता होती है, वो काम भी टेलीविजन मीडिया ने उसको पूरा करने में, जैसे मैंने कहा कि ब्लैकआउट में क्या करना है, आपको किन इलाकों में जाना है, अगर हवाई हमला होता है तो किस तरह के सुरक्षा उपाय करना है, ये सारी जानकारियाँ टेलीविजन की ओर से दी गई। मेरा यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जब सूचनाएं नहीं होती तब सूचनाएं गढ़ी जाती है, इंफॉर्मेशन को मैन्युफैक्चर किया जाता है। उसमें होता क्या है कि सूचनाओं का अभाव जो होता है उसको अफवाहें भरने का काम करने लगती है, और जब अफवाहें भरने का काम करने लगती है, सूचनाओं की जगह अफवाहें ले लेती है, तो जो शासन तंत्र है, जो तंत्र चला रहा होता है, जो पूरी व्यवस्था होती है, उस पर सवाल उठने लगता है और उसको नुकसान पहुंचता है। तो कई बार जाने अनजाने में हम अफवाहों को सूचना बना करके जब चलाने लगते हैं, तो उससे दरअसल हम सरकार का काम आसान नहीं कर रहे होते, सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। हमें ये अंदर समझना बहुत जरूरी है, और ये हमें ऑपरेशन सिंधु ने बताया है। युद्ध काल में जो पत्रकारिता होती है उसका तात्पर्य केवल ये आपको नहीं है कि मोर्चे पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसकी जानकारी पहुंचानी है। और जैसा दिनेश भाई ने कहा, सही बात है, ऐसे समय पर जो स्रोत होते हैं वो सूख जाते हैं, द सोर्सेस ड्राई हो जाते हैं, आपको कोई आना नहीं चाहता, सामने कहना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत संवेदनशील समय होता है। सेना का मूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, फाइटर प्लेन ने टेक ऑफ किया है या नहीं किया है, टैंक्स मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब जानकारी हमें सेना के ऊपर छोड़ दी गई। अगर सेना से आधिकारिक जानकारी आ रही है तो हम इस जानकारी को बता सकते हैं। हम अपने संवाददाता के आधार पर कि वो ये कहें कि मूवमेंट हो रहा है, हमें मुझे लगता है कि बचना चाहिए। और ऐसे समय पर जो एडवाइजरी भी आई थी रक्षा मंत्रालय की ओर से, आईबी मिनिस्ट्री की ओर से, उसमें बार बार ये कहा गया था, आग्रह किया गया था पत्रकारों को, चैनल्स को, कि आप कृपया जो मूवमेंट है आर्मी का, ऑपरेशनल डिटेल्स जो है उसके बारे में जानकारी ना दें। ये बात ठीक है कि पाकिस्तान में आपके सारे चैनल्स बैन कर दिए गए थे, वहाँ नहीं दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी मॉनिटरिंग तो होती है। ऐसी कोई सूचना ना जाए जिससे कि दुश्मन को फायदा पहुंचे, इसलिए बार बार ये आग्रह किया जाता है। कई सारी बातें होती हैं कि सुनी सुनाई बातें और मनगढ़ंत बातें, इनको समाचार के तौर पर नहीं होना चाहिए। मुझे करगिल का जो संघर्ष हुआ था उसकी याद है। करीब 1 महीने तक हम रहे थे, टाइगर हिल की लड़ाई से लेकर के द्रास, करगिल, इन तमाम इलाकों में जाकर के लाइव रिपोर्टिंग करने का मौका मिला था। लेकिन ये ध्यान रखा था कि कोई भी समाचार जो है उसको लाइव न दिखाया जाए, डिफर्ड लाइव हो। ये कोशिश की जाए, दर्शकों को बताया जाए कि ये सीधी तस्वीरें या सीधा समाचार हम आपको नहीं दे रहे हैं। ये कुछ बेसिक्स होते हैं जो कि वॉर रिपोर्टिंग के, जिनके बारे में जानना और समझना बहुत जरूरी है। सीधा प्रसारण करने से दुश्मन को जानकारी मिल जाती है। आप जानते होंगे कि जब मुंबई में हमला हुआ था तब इस तरह के वाकया सामने आए थे कि मॉनिटरिंग की जा रही थी, और जो आतंकवादी थे अंदर होटल में उनको बताया जा रहा था कि देखिए कमांडो यहाँ पर उतर रहे हैं, क्योंकि टेलीविजन देखकर के वो बता रहे थे। तो अगर आप लाइव रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो इससे दुश्मन को फायदा नहीं मिलेगा, ये आपको बहुत ध्यान रखना जरूरी है। कुछ ऐसे समाचार होते हैं जिससे कि लोगों को
लोगों का मनोबल बढ़े, सेना का हौसला बढ़े, ये ऐसे समाचार देना जरूरी है। लेकिन गलत जानकारी अगर आप देते तो उससे भ्रम फैला। आप जानते हैं कि युद्ध जो है आजकल कन्वेंशन वार नहीं, कन्वेंशन वारफेयर का जमाना नहीं है। आमने सामने बंदूक लेकर लड़ाई नहीं होती, वो लड़ाई का दौर चला है। अब लड़ाई या तो आप मिसाइल से लड़ रहे हैं, जैसा कि आपने भी देखा, या ड्रोन से आप ये युद्ध लड़ रहे होते हैं, या फिर आप अनकन्वेंशनल वारफेयर का सहारा लेते हैं, जिसमें कि इंफॉर्मेशन वॉर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मिस इंफॉर्मेशन को लेकर के आपने देखा कि पाकिस्तान से बाढ़ आई थी, कई दिनेश भाई ने उदाहरण देकर के बताया है कि किस तरह की गलत सूचनाएं दी गई। गुड़गांव पोर्ट का नाम लेना भूल गए कि गुड़गांव में भी पोर्ट है और वहां पर भी कब्जा पाकिस्तान ने कर लिया है, ये वहां के चरणों पर चल रहा था। पटना पोर्ट के ऊपर कब्जा कर लिया गया, ये वहां के चरणों पर चल रहा था। तो ये इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन वहां से फैलाई जाती है दुश्मन की ओर से, हमें भी उसको काउंटर करना है। लेकिन गलत सूचना का जवाब गलत सूचना नहीं हो सकता, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मीडिया पे निर्भर करता है कि हम ऐसे भ्रमचाल का हथियार बने या न बने, लेकिन इसके लिए हमें अपनी साख वो दांव पर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जो साख होती क्रेडिबिलिटी होती है वो बहुत वर्षों के बाद मिलती है। और चाहे कोई भी मौका हो, उसमें हमें अपनी क्रेडिबिलिटी को दांव पर लगाकर कभी कोई इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए। युद्ध काल में मीडिया का भी इस्तेमाल होता है, जैसा मैंने कहा है कि ये इंफॉर्मेशन वॉर जब होता है तब होता है। प्रोपेगेंडा वॉर भी इसको हम कहते हैं, जिसमें कि तमाम तरह के प्रोपेगेंडा चलते हैं। इस प्रोपेगेंडे का टूल हमें बनना है नहीं बनना है मीडिया को, इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप ये देखिए कि ये बड़ी मशहूर बात कही जाती है कि जितनी देर में सच जूते पहनता है उतनी देर में जो झूठ है वो आज दुनिया का चक्कर लगा के आता है। उसमें दिक्कत यही होती है कि अगर आपके पास सूचनाएं नहीं आएगी, सरकार की तरफ से दिक्कत है कि सूचनाएं नहीं दे रहे हैं, तो इसीलिए अफवाहों को फैलने का मौका मिल जाता है। लेकिन इस बार एक बहुत अच्छी बात जो रही सरकार की ओर से, सूचना का अभाव नहीं रहा। सरकार ने समय पर सारी सूचनाएं दी, सरकार की ओर से ब्रीफिंग हुई, उसमें निश्चित तौर पर जितनी भी मन में प्रश्न थे उन सबका जवाब मिला। दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत इसलिए आई क्योंकि जो माहौल बना 6 और 7 के बीच की ऑपरेशन सिंधु की एक्शन हुई, उसके बाद जो हमने 2-3 पूरी कार्रवाई हुई है, उसमें जो कवरेज रहा, उस कवरेज ने लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ा दी। सरकार का मकसद शुरू से बहुत साफ था कि ऑपरेशन सिंधु बहुत लिमिटेड एक ऑपरेशन है, इसका उद्देश्य केवल पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने हैं उनको नष्ट करना है। लेकिन मीडिया कवरेज में ऐसी उम्मीदें लोगों को बांधी कि हमारा कराची बंदरगाह हमने तबाह कर दिया, हमने इस्लामाबाद पर अपनी सेनाएं भेज दी हैं, जो उनके आर्मी चीफ और बंकर में छुप गए हैं, वहाँ पर तख्ता पलट हो गया है। पीओके अब कुछ ही दिन की बात है हमारे कब्जे में होगा। और जब इतनी ज़्यादा उम्मीदें लोगों की बांधी गई, इसीलिए जब सीज़फायर हुआ तो उस सीज़फायर के ऐलान ने लोगों को अचानक से निराश कर दिया। इस लिहाज से कि लोगों को लगा अरे हमें तो कुछ और बताया जा रहा था, हमें तो बताया जा रहा था कि हम पाकिस्तान पर कब्जा कर चुके हैं, पीओके भारत का हिस्सा बनने वाला है। लेकिन अचानक से ये क्या हुआ, हमने सीज़फायर क्यों कर दिया? क्या हमने ये वही गलती नहीं कर दी जो 1971 में की थी या इससे पहले 65 में की थी? तो ये जो बातें, पुरानी बातें लोगों को याद दिलाई गई कि ये इंदिरा जी होती तो ये होता, इंदिरा जी ने वो किया था, वो किया था। इसलिए हुआ क्योंकि उम्मीदें आपकी इतनी बढ़ा दी गई, आपको आसमान पर ले जाकर के बैठा दिया गया, और फिर जब अचानक आप आसमान से नीचे उतर तो आपको लगा रही कर सकते। जबकि सरकार का और आर्मी का शुरू से मकसद बिल्कुल साफ था कि हमें एक लिमिटेड गोल के साथ हम इस ऑपरेशन को लेकर के जा रहे हैं। पाकिस्तान को हमें सबक सिखाना है, दुनिया को हमें बताना है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, और जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है हम उसका उसी तरह से जवाब देते हैं, आतंकवादी ठिकानों को हम नष्ट करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा सबक हमने इस रिपोर्टिंग से सीखा है। और अखबारों ने जो इस मौके का फायदा उठाया है, हम भी जानेंगे इस बात को कि जिसको बोलते हैं कि आपदा में अवसर उन्होंने ढूंढ लिया। अखबारों के विज्ञापन अगर आप देखेंगे पिछले 3 दिनों से एक जैसे विज्ञापन आ रहे, वो कह रहे हैं कि सूचनाओं के लिए तो आप केवल हम पर भरोसा कीजिए, टेलीविजन पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि पक्की खबर हम देते हैं। लेकिन दिक्कत वही जो मेरी शुरुआत में गई, अखबार में खबर आती है 24 घंटे के बाद, 6 और 7 की रात को जो हुआ 2 अखबार में छोड़ किसी तीसरे अखबार में आपको नहीं दिखा। तो यहाँ पर ये समस्या है। कुछ बातें हैं जो बताना चाहूँगा। महाभारत का जिक्र दिनेश भाई ने किया था, मुझे लगता है कि जो बात पंडिया जी ने भी कही थी, साम दाम दंड भेद की,
तो ये तो बहुत ज़रूरी है, ये तो होना चाहिए, पर उसमें हमें सावधानी रखने की बहुत ज़रूरत है। युधिष्ठिर की बात करी, धर्मराज युधिष्ठिर थे, द्रोणाचार्य जी जो है एकदम उन्हें आतंक मचाया हुआ था, पांडवों की सेना का विनाश किए जा रहे थे, बड़ी समस्या आ रही थी क्या किया जाए। तो अश्वत्थामा नाम का एक हाथी लाया गया और वो युधिष्ठिर के सामने उसकी हत्या की गई और कह दिया गया कि आप बस आगे बोल दीजिए कि अश्वत्थामा हतो। तो युधिष्ठिर ने बोला ठीक है, लेकिन इसके आगे भी आपको बोला नरो हुआ बोलिए, ठीक है कि हाथी मनुष्य है या हाथी है ये बोल देना आप, ताकि आपकी बात पूरी हो सके। बोला ठीक है। तो द्रोणाचार्य के सामने युधिष्ठिर जी गए और वहां ने बोला अश्वत्थामा हतो, तो यहाँ तक तो हुआ। जैसे वो दूसरी बात कहने लगे नरो हुआ कुंजरो, तो वहां पर ढोल नगाड़े बजा करके गर्जना कर दी गई। तो ये जो दूसरा हिस्सा था वहां के कवच छूट गया, दब गया। तो द्रोणाचार्य तक ये बात नहीं पहुंची। द्रोणाचार्य को जब लगा कि उनके बेटे का निधन हो गया अश्वत्थामा का, वो युधिष्ठिर खुद कह रहे इस बात को, उसके बाद उन्होंने एक तरह से हथियार डाल दिए और द्रोणाचार्य की उसके बाद नहीं रहे। तो ये दिखाता है कि किस तरह से युद्ध में सब तरीके आपको इस्तेमाल करने होते हैं और इंफॉर्मेशन कितना बड़ा रोल प्ले करती है। इसी तरह से शल्य की भी बात, शल्य का प्रसंग भी आपको याद होगा महाभारत में, कि वो मन से तो पांडवों के साथ थे लेकिन शरीर से वो कौरवों के साथ चले गए और उन्होंने जिम्मेदारी संभाली कि कर्ण जो कि महाबली थे उनका साथी में बनूंगा। तो पूरे समय शल्य जो है वो कर्ण का मनोबल दिलाते हैं, सूत पुत्र हो, तुमसे कुछ हो नहीं पाएगा, तुम कुछ कर नहीं पाओगे, सामने देखो कितने बड़े बड़े महारथी हैं, उनके हथियार देखो, उनकी ताकत देखो, तुम कहाँ टिकोगे। ये कहते कहते शल्य ने उनका पूरा मनोबल दिलाया, उनको हतोत्साहित करते हैं। ये भी साइ वॉर जिसको बोलते हैं, साइकोलॉजिकल वॉर, इंफॉर्मेशन वॉर, उसका एक हिस्सा है। और इसलिए इस युद्ध को भी हमने वो सारे तरीके देखे जो हो सकते हैं किसी भी युद्ध में संभव हो, और हमें ये भी सिखाता है कि आगे आने वाला समय किस तरह का रहने वाला है, आने वाले समय में युद्ध कैसे लड़े जाएंगे। लेकिन बतौर पत्रकार हमें अपनी जो सीमा है, जो हमारी मर्यादा है, जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारा दायित्व है, उसे नहीं भूलना चाहिए। समाज हमसे बहुत अपेक्षाएं करता है, समाज हमें एक अलग स्थान पर रखता है और समाज ये मान के चलता है कि हम जो कहते हैं वो उसमें बात में कुछ वजन होगा। तो ये कुछ सबक है जो हमने, मुझे लगता है, इस ऑपरेशन सिंदूर और उसकी बातें घटनाक्रम से सीखे हैं। एक बार फिर मैं श्याम जी का बहुत आभार व्यक्त करूँगा, नीरज जी का भी धन्यवाद कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। हमारे सामने मंच पर हैं और इन्होंने स्पष्टता की है कि युद्ध काल में पत्रकारिता के आसपास कैसे मीडिया जगत को रहना चाहिए। मैं जोरदार तालियों के साथ आप सबका स्वागत है। तीनों के विषय बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा प्रारंभ में बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचार विभाग नोएडा और गाजियाबाद, ऐसे प्रचार विभाग के कार्यकर्ताओं का समन्वय निरंतर मीडिया जगत के बंधुओं के साथ रहता है। वो बंधु कुछ यहाँ है, मैं उनका परिचय करा देता हूँ। प्रांत के भी अधिकारी हमारे यहाँ नोएडा में रहते हैं, पहले उनका परिचय कराता हूँ। श्रीवांडा के अंदर आ जाए। ओ भैया करके हट जा भैया, भैया हट जाओ करके। करुण कपिल जी से आग्रह है पर मंच पर आने। वैशाली महानगर के दो धन्यवाद। हुआ वरन एक वैकल्पिक विमर्श खड़ा करने की सफल कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रवादी विचार से अनुप्राणित
प्रेरणा शोध संस्थान न्यास नोएडा का वैकल्पिक विमर्श खड़ा करने का प्रयास इसी श्रृंखला की कड़ी है। प्रयास देश के स्वर को जगाना है। न्यास राष्ट्रवादी विमर्श को मजबूत करने के लिए साल 2020 से लगातार प्रेरणा विमर्श का आयोजन कर रहा है। वर्ष 2020, 2021, 2022 और 2023 में प्रेरणा विमर्श का सफल आयोजन किया गया। सभी आयोजनों की थीम अलग अलग रही। 2020 की थीम विरासत, 2021 की थीम भारतोदय आजादी का अमृत महोत्सव, 2022 की थीम भविष्य का भारत और 2023 की थीम स्व भारत का आत्मबोध थी। इन आयोजनों में संपूर्ण भारत के विविध क्षेत्रों, विशेष रूप से शिक्षा और मीडिया के सशक्त हस्ताक्षर विद्वानों ने मार्गदर्शन किया। विचार बना कि प्रेरणा विमर्श के क्रम में आए विचारों को लिपिबद्ध कर पुस्तक के रूप में लाया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ मिल सके। वर्ष 2020, 2021, 2022 और 2023 के विमर्श में जो विचार व्यक्त किए गए उन्हें विमर्श भारत का पुस्तक के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने का विनम्र प्रयास है। ये पुस्तक है विमर्श भारत का। अभी माननीय अतिथियों को भी हमने जो फाइल दी है उसमें ये पुस्तक दी है और यह सब पुस्तक हम सब बंधुओं के हाथ में होनी चाहिए। एक सकारात्मक विमर्श देश में खड़ा हो, उसके लिए जिन सशक्त हस्ताक्षरों के द्वारा उद्बोधन हुए उस सब को संकलित करने का प्रयास इस पुस्तक में किया गया है। बाहर स्टॉल लगा है, हम सब यहाँ से कार्यक्रम के बाद उस पुस्तक को क्रय करके ले जा सकते हैं। अब इस गोष्ठी को पाथेरे श्रीमान कृपा शंकर जी। सम्मानित मंच, सभागार में उपस्थित ऐसे पत्रकार बंधु और भगिनी, प्रचार भाग के कार्यकर्ताओं के साथ मीडिया की विभिन्न विधाओं में काम करने वाले ऐसे सभी बंधु भगिनी, नारायण जयंती पर एनसीआर में कोई कार्यक्रम हो नारायण जयंती का और रोहित सरदाना का स्मरण न हो तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो बैठे बैठे मुझे उस समय की एक बात ध्यान में आ गई। जो वर्तमान के सरसंघ चालक है मोहन जी भागवत, उनके साथ कुछ पत्रकारों को बुलाया। 5-6 पत्रकार थे, गपशप होती रही। 1 घंटे का समय था। बात करते करते 2 घंटे हो गए। 2 घंटे से ऊपर सुन चली गई। उस स्वागत का प्रबंधन में लगे जो कार्यकर्ता थे उन्होंने स्मरण कराया कि भोजन का समय हो गया है। अब सत्संग चालक जी थे, कुछ और कार्यकर्ता बुलाए थे तो भोजन के लिए कहा, तो सत्संग चालक जी ने उनको भी आग्रह किया कि आप भी भोजन पर चलिए। फिर सभी ने भोजन किया, लेकिन भोजन पर केवल भोजन नहीं था। तो ये 4-5 पत्रकार सत्संग चालक जी के साथ भोजन कर रहे थे और जो वार्ता उस समय 2 घंटे तक चली वो जारी रही। भोजन करने के बाद भी जब कक्ष की ओर बढ़े जहां बैठे थे तो वहां पर भी वो चर्चा जारी रही। और चलते चलते रोहित सरदाना ने जो वाक्य बोला, इतने बड़े संगठन का मुखिया और 1 घंटे का समय लेकर के हम जाते हैं तो बेवाकी से और 2 घंटे 2.25 घंटे हमारे साथ बैठते हैं और बाद में भी भोजन पर भी वो चर्चा करते हैं। जबकि छोटे छोटे संगठनों के लोग नखरे दिखाते हैं पत्रकारों से बात करने। ये बात बहुत छोटी थी कि बड़े महत्व की थी। मैं इसलिए नहीं कहा कि रोहित सरदाना स्वयंसेवक थे, सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर के पढ़े थे, समवैचारिक थे, तो वो कभी कभी समवैचारिक लोगों को भी ऐसा धोते थे तो कहते थे कि याद नहीं रहता भाई। आपातकाल में प्रतिबंध लगा था, ऐसे लोग छूट गए
और पत्रकारों ने बाला साहब से पूछा, इतना अत्याचार किया है, जनता पार्टी की सरकार आ गई है, आप क्या करें? वैसे ही दंड देना चाहिए, उनकी अपेक्षा ही। तो बाला साहब का वाक्य क्या था? बाला साहब ने कहा कि भूलो और माफ करो, क्योंकि अत्याचार करने वाले को हमारे अपने थे। जो दूर रहने वाले हैं उनको मिसाइल से ही मारना पड़ता है। हमारे तीनों वक्ताओं ने और सूचना का अंबार लगाया, आपको इतना आनंद दिया, और सूचना ही नहीं तो वैज्ञानिक आधार पर, सामाजिक आधार पर और प्रशासनिक और सरकार के आधार पर भी ऐसी सूचनाओं का अंबार आपको दिया है। लेकिन कहावत है ना, भूखे पेटन होए गोपाला, या माला भोजन का समय हो रहा है धीरे। इसलिए इतने अच्छे शब्द प्रयोग करने के बाद प्रमोला बहन ने भी इतना अच्छा विषय रखा, जिस समय वो बोल रही थी तो ऐसा लगा जैसे कोई एंकर दहाड़ रही। दोनों ने कितने अच्छे विषय रखे, लेकिन मुझे लगा कि भूख लग रही होगी तो हाथ से ताली बजाने में जरा कष्ट हो रहा होगा, बजाना तो स्वागत में जोर से बजाएगा। और एक दूसरी बात हो, उसमें जोर से बजानी पड़ेगी। आप तो सब कपड़े पहने और एकदम दौड़ करके चले आए कार्यक्रम में जाने, तो ठीक है। मैं जब आया था तो मैं देख करके गया तो पीछे कुर्सी ज्यादा थी, तो मैंने कार्यकर्ता से कहा कि कुछ कुर्सियां हटा दो, जब संख्या बढ़ेगी तो बढ़ा देना। उनके नहीं वैसा आएंगे। तो मुझे एक बहुत पुरानी घटना हुई, जब मैं 50 करोड़ बना मेरठ में, एक 24 कमरों का 24 कुर्सियों का एक हॉल था। हॉल माने कमरा, और मेरठ का जो मैदान है, मेरठ कॉलेज का, मैं से कुछ लोग जानते होंगे, 50,000 संख्या का मैदान। एक उसी दिन 600 संख्या का एक पथ संचलन निकला, रूट मार्च, और एक बहुत बड़े संख्या के अधिकारी उसमें उपस्थित थे। और उसी दिन एक छोटा सा कार्यक्रम, ये 24 की जगह 30 लोग थे, 4-5 लोग बाहर खड़े थे। शेष सब 24 कुर्सी थी तो बैठते कैसे, एक तो दो तो बैठ नहीं सकते। तो पत्रकार को मैंने पूछा, दूसरे दिन समाचार पत्रों में छपा, तो उसमें ध्यान में आया कि हमारे कार्यक्रम की न्यूज तो 3 कॉलम की थी, 3 कॉलम का फोटो भी था। अब वो 600 संख्या का कार्यक्रम एक छोटे से कोने में हमने रो रहा था। तो मैंने उस पत्रकार से पूछा कि भाई तुमने इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं दिखाई दिया क्या? दिखाई दिया ना मुझे, कि जब मैं आपके कार्यक्रम में गया था तो मुझे धक्का मारकर अंदर घुसना पड़ा, फोटो लेना पड़ा, तो आपका हॉल खचाखच भरा था, और जब वहां गया था तो 50,000 के मैदान में कुछ 600 ये है। तो ये जो कार्यकर्ता पीछे लगे, आपको पता नहीं है, उठाना पड़ा। हमारे डॉक्टर सुमित कहाँ बैठे, महानगर के प्रचारक हैं, अपना कोने में कहीं खड़े हो जाएंगे, चुपचाप जाके बैठ जाएंगे, कुछ गड़बड़ लगेगा तो ऐसे हाथ मारे, ठीक है, फिर जाकर के बैठ जाए। और प्रचारक है, कुछ लोग तो कहते हैं बेचारा है, लेकिन सबसे पावरफुल तो महानगर प्रचारक ही होता है। मैं बताता हूँ, वो दिखता नहीं है लेकिन उसके बिना चलता नहीं। तो जो कार्यकर्ता लगे थे जिन्होंने कहा कि नहीं हो जाएगी संख्या, और आप देखिए हॉल खचाखच भरा है, ये ताली उनके लिए। और तीसरी बात और कहता हूँ, मैंने कहा था कि आपको चल आए, पैंट पहना, शर्ट पहनी, घर में किसी ने आपको धुल करके प्रेस करके रख दिया होगा, लेकिन माताओं बहनों को सोचिए कि अपना सरपंच बनाकर, कराकर, फिर अपनी साड़ी पहनकर, सब जानते हैं ना, इतनी मेहनत से भले ही कम आई है, लेकिन स्वागत करना तो आपको बनता है ना। अंत में नारायण जयंती का कार्यक्रम है, तो जो प्रस्तावना थी मैं देख रहा था, उसमें श्याम जी ने तो छोड़ा नहीं,
और फिर जब मंच की ओर आया तो आप जानते हैं कि इन तीनों के बाद तो बचने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और चौथे पर संचालन करता ने वो पुस्तक का निकाल करके, वो भी शामिल में लिखा हुआ मुझे लगता है, वो ठोक दिया। तो मेरे लिए बचा क्या? तो मुझे याद है कि एक कहावत है पुरानी, वो दिल्ली से तो सुना रही थी दाव पेच, और अखबारों में भी आता है। तो आपने देखा होगा कि अखबार में कोई समाचार आता है तो 12 बजे के बाद आता है। आजकल तो देर से आता है तो भी छप जाता है, लेकिन बहुत देर रात को आता है। तो आपने कभी देखा होगा छपते छपते, देखते हैं नहीं देखते, छोटी सी लेकिन बड़े महत्व की होती है। तो ये मौका मुझे भी मिल गया है। मैं घड़ी देख रहा था कि उस समय से पहले तो करना ही पड़ेगा, ये तो संचालन करता हूँ कि दिखा देगा मुझे। तो विश्व संवाद केंद्र प्रेरणा संस्थान की ओर से कार्यक्रम है, लेकिन 90-91 में जब राम जन्मभूमि का आंदोलन था, उस समय विश्व संवाद केंद्र की स्थापना। संघ में पहले से ही 3 आयाम है, शारीरिक, बौद्धिक और तीसरा व्यवस्था। सेवा 84 में आया और प्रचार और संपर्क ये दोनों 1994 में आए, जिसके कारण से मैंने अभी लोहित सरदाना जी का उदाहरण दिया था कि सरसंघ चालक ऐसे अलग अलग विधाओं के लोगों से अपने प्रवास में मिलने के लिए जाते हैं। तो प्रचार भाग शुरू हुआ और विश्व समाज के 2000 में क्या कहते हैं 90-91 में से। तो जब बैठे थे कार्यकर्ता, उसका हिस्सा मैं भी था उस समय, कि आगे पत्रकार कौन, तो लोगों ने बहुत शोध किया, बड़े बड़े पत्रकारों के पास गए, चर्चा की, और उसमें नारायण जयंती का कार्यक्रम ये प्रारंभ हुआ। नारायण जयंती पर हम पत्रकार सम्मान करने लगे। तो लोगों ने हमारी मजाक बनाई, ये कहाँ से लिया है बताओ, नारद जी के बारे में तो आप सब जानते हैं कैसी नारायण। लेकिन वही नारद जी का कार्यक्रम और एक आज है, मैं जानता हूं कि जिस समय हम सम्मान की चर्चा करते हैं, श्वेता सिंह का सम्मान किया था प्रारंभ में नारद जयंती के माध्यम से, फिर भी बलदेव भाई का सम्मान किया, ऐसे हर वर्ष कोई न कोई किसी का करते हैं। आज लाइन लगी रहती है। और एक जमाना ऐसा था कि हम जब नारायण जयंती की बात करते थे तो लोग हमारी मजाक उड़ाते। आज मजाक भी नहीं उड़ा सकते, और विरोध करने का तो सोशल मीडिया पर कर लीजिए, फील्ड में आकर किसी की दम नहीं है। तो ये कुछ 4 साल में नहीं हुआ है सम्मेलन। बताई दिया कि नारद जयंती पर पहले अखबार का लोकार्पण हुआ था, उसमें नारद जी के बारे में लिखा ही था। नारद जी गायब हो गए और हिंदी पत्रकारिता नंबर 1 पर आ। धीरे धीरे विषय सबके सामने आ गया, क्योंकि पत्रकारिता करना एक कोई सरल खेल नहीं है। आपने सुना ही होगा, थोड़ी बहुत बातें बताई हैं, लेकिन अपने बारे में बताना इतना कठिन होता है। लेकिन पत्रकारिता करना ये सरल नहीं है, लेखन करना ये कोई सरल नहीं है। हमारे यहाँ के प्रेरणा प्रचार पत्रिका छपती है, तो उसने कहा कि मेरा लेख भी छप जाए इसमें। उन्होंने लेख दिया तो मैंने कहा कि कूड़ेदान में डाल ले रहे थे। तो मैंने तुमको लेख छपवाना है तो दैनिक जागरण है, अमर उजाला है, राष्ट्रीय सहारा है, पानी, उसमें हिम्मत करो ना, यहाँ लेकर के तुमने दे दिया। उन्होंने दिया, और जब उनका पहला पत्र छपा, लेख छपा, तो मैंने भी देखा, मीडिया मॉनिटरिंग में आया हूँ, मैंने बधाई दी। बोले भाई साहब 6 बार के बाद छपा है ये पहला पत्र। उन्होंने भी मेरा कूड़ेदान में डाल दिया था। वो यहाँ बैठी है, रात पर सोई नहीं, तथ्य निकाले, लिखे, तैयारी की। तो मोनिका चौहान जी यहाँ सामने बैठी है, आज उनके लेख छपते हैं। सरल नहीं है, लेकिन कठिन भी नहीं। तो पत्रकारिता में सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है, और जब देश का विषय हो तो कोई भी मीडिया ऐसा नहीं होता। एक आध अपवाद के लिए थोड़ा बहुत लिखते होंगे, उटपटांग लिखते होंगे,
तो हमारे कार्यकर्ता कहते हैं कि देखो भाई ऐसे लोगों को ऐसा कर लो, बहुत बढ़िया कोठी बनाई आपने, तो उस पर एक काला नजरबट्टू लगा देते हैं, ये मीडिया को नजर में लगा उसके नजरबट्टू है, उसका बुरा मत मानो। संघ में कई प्रकार की चीजें चलती रहती है, तो गतिविधियां चलती हैं, पर्यावरण से संबंधित है, नागरिक पत्रकारिता है, स्वयं का आत्मबोध है, ये जो आपका धर्म जागरण विभाग है, गौ संरक्षण है, ग्राम विकास है, ऐसी गतिविधियां भी बहुत चलती है चारों तरफ से। और आज भी इसका कितना महत्व हो गया, ये सब बातें ध्यान में आती होंगी। तो हर गतिविधि का एक अनुष्ठान बन गया है। संघ को अब 100 वर्ष हो गए, और कितने वर्षों से जब हिसाब किताब लगाएगा तो 1925 से लेकर के डॉक्टर हेडगेवार ने कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र, तो लोग कहते थे डॉक्टर पागल हो गए। और जब उन्होंने संघ शुरू किया तो लोग कहते थे कि भाई ये क्या संगठन है, बोले पागलों का संगठन। ठीक है, अकेले डॉक्टर हेडगेवार थे जिन्होंने कहा कि मैं कहता हूं भारत हिंदू राष्ट्र है। द्वितीय संघ चालक परम पूज्य गुरु जी बने तो उन्होंने पूरा 36 वर्षों तक संपूर्ण देश की यात्रा की। 34 वर्ष 73 बार इस देश की परिक्रमा की उन्होंने, प्रवास किया, विविध संगठन खड़े हुए। आज जाकर के हम कह सकते हैं कि संगठन कहाँ खड़ा हुआ, एक ताकत के रूप में सभी संगठन खड़े हुए। तीसरे सरसंघ चालक बाला साहब देवरस हुए, और बाला साहब देवरस ने 1984 में कहा था कि छुआछूत दुनिया में पाप नहीं तो कुछ भी पाप नहीं है। ये सेवा और समरसता की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण आयाम था उस समय जो उन्होंने बोला, और उसके बाद फिर सेवा कार्य करा। फिर सरसंघ चालक पूरे रज्जू भैया, तो उनसे पूछा तो रज्जू भैया ने कहा था कार्यकर्ताओं के बीच में कि ये ध्यान रखिए कि भारत का विकास गांव से होकर जाता है, तो सबसे पहले गांव का विकास करिए, और उसमें से ग्राम विकास की आदर्श गांव की योजना। मीडिया मॉनिटरिंग होती है प्रेरणा में, तो मैं देखता हूँ उसमें कितने गांव के ऐसे उदाहरण आते। एक गांव की प्रधान है, वहाँ की लखनऊ के पास से गांव है, ध्यान से उतर गया है, उसके ससुर और उसके सपा के कार्यकर्ता, और सपा के अच्छे कार्यकर्ता बहुत लंबे समय से काम करते, संघ का कभी विरोध नहीं, और वही नहीं तो कभी भी मुलायम सिंह यादव भी संघ का विरोध नहीं, मंच पर जरूर बोलते। अंदर जाते थे तो मुझे घटना याद आती है कि मैं प्रांत विचारक था, सुदर्शन जी ने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलने चले, तो फिर कुछ लोगों को बताया था जिनके संपर्क रहते थे, उन्होंने जाकर के समय दिया और कहे। सुदर्शन जी ने हिंदी के बारे में, जैविक खेती के बारे में ऐसे कई बातें पूछी, चर्चा हुई, 1.5 घंटे चर्चा हुई। चलने के हुए तो मुलायम सिंह जी कहते हैं कि सुदर्शन जी देश की हालत बहुत खराब है और इसको आप ही ठीक कर सकते हैं, लेकिन आपके काम की गति बहुत धीमी है। अब मुलायम सिंह जी नहीं जानते थे कि एक शाखा चलाने में कितनी ताकत लगती है, व्यक्ति को खपना पड़ता है। मैं जब तहसील में जा रहा था सिकंदराबाद में, तो ध्यान है कि व्यापारी थे 4 बजे सिकंदराबाद से साइकिल से चलते थे, बिलासपुर में जाकर के 5 बजे शाखा लगाते थे, लौट कर जाकर पहले अपनी दुकान खोलते थे, क्योंकि उनकी दुकान का काम सुबह होता था, 10 साढ़े 10 तक दुकान पर रहकर फिर घर जाते। एक एक शाखा को चलाने के लिए जीवन लगाना पड़ता है। जब सुदर्शन जी सरसंघ चालक बने तो उन्होंने एक आह्वान किया था कि हिंदुस्तान के लोगों का ये विचार करिए कि आपके पूर्वज भी हिंदू ही थे। तो मुसलमानों के बीच में वो बैठते थे तो ये बात बोलते, और इसका संवाद उन्होंने प्रारंभ किया मुसलमानों के बीच में। आजकल एक हमारे क्षेत्र संघ चालक जी एक कार्यक्रम में गए थे, तो ये जो गुर्जर जाति का वो बड़ गुर्जर हो गए ना मुसलमान। आप इधर जाएंगे तो बागपत में, बड़ौत में जाएंगे तो जो जाट थे उनके जाट हो गए, ये काम उनके जाटों का है, दूसरा नाम जाटों का है। और आगे जाएंगे तो जो गुर्जर जाति के 2 बड़ गुर्जर हो गए, जो त्यागी थे वो तगा हो गए,
आप जाएंगे मेरठ के अंदर और इंदौर के अंदर, एक पट्टी पर जाइए, बाएं हाथ पर हिंदू है और दाएं हाथ पर मुसलमान है। पता चला कि दो भाई थे, एक भाई मुसलमान हो गया, अब उसके 1000 लोग हो गए, इनके 200 के 200। अब जब संवाद हुआ तो मुझे क्षेत्र संचालक जी आए थे, उन्होंने चर्चा की, तो हमारे यहाँ की एक कार्यकर्ता है, वो बोले कि मैं तो उसको जानता था बहुत पहले से, लेकिन वो गुजर है तो मुझे पता ही नहीं था। तो विषय क्या हुआ, उन्होंने कहा कि गुजर जाति का कार्यक्रम था, तो डॉक्टर नीलम करके उसने सारा विषय गुजर जाति का रखा। तो बोले मैं तो इसको जानता ही था, लेकिन ये नहीं पता था कि गुजर। मैंने जानकारी के लिए आपको एक उदाहरण दिया है कि संपूर्ण देश के अंदर ये भी अभियान चल रहा है, यह एहसास कराने का कि तुम्हारे पूर्वज कौन थे। राम जन्मभूमि का आपने सुना होगा, तो अयोध्या के आस पड़ोस के गांव के जो राजपूतों के गांव थे, आपने टीवी पर देखा होगा, चैनलों ने आपके पास पहुंचाया होगा। मैंने केवल एक जानकारी के लिए आपको दिया। नारद जी के बारे में चर्चा हो रही थी, तो मैं अध्ययन कर रहा था, नारद जी के बारे में बताया ऐसा। तो पर्यावरण के बारे में नारद जी ने लिखते हैं कि जगह जगह पर ये तालाब बना है, और एक संबंध में अभी निकली थी पानी की, क्या बोलते हैं, तावड़ी बोलते, क्या बोलते, बावड़ी। तो उसको पहले से लिखते हैं कि पर्यावरण को बचाने तो जल की व्यवस्था करो, वृक्षारोपण करो। सामाजिक समरसता की दृष्टि से इन छोटी छोटी बातों में भेद नहीं करना चाहिए। आज तो महिला पुरुष का भी भेद शुरू हो जाता है, चलती नहीं है, लेकिन आजकल ऐसे लोग। फिर कुटुंब प्रबोधन की बात चलती है कि परिवार के लोग, शेषाद्री जी सरकारवाद में, तो मैं मानव विचार रखा, उन्होंने एक विषय रखा कि परिवार के लोग कम से कम सप्ताह में एक साथ बैठकर भोजन करें। यह उन्होंने आह्वान किया था स्वयं सेवकों को, और बहुत परिवारों में ये प्रारंभ हुआ और आज भी चल रहा है। रात्रि को आरती का घर में समय नहीं मिलता, तो घर में जो सदस्य है वहां इकट्ठे। स्वयं का आत्मबोध, अभी वक्ताओं ने भी उसकी ओर ध्यान दिया था कि मीडिया का भी स्वयं का आत्मबोध होता है देश के प्रति, और नागरिक कर्तव्य है। हम देखते हैं छोटी छोटी घटनाएं, हम कार से जा रहे हैं, लाल बत्ती दिखाई दे रही है, बहुत थोड़ा 2 मिनट ज्यादा हो गया, 2 सेकंड ज्यादा हो गया, 10 सेकंड ज्यादा हो गया, पर रुकता नहीं है, गियर डाला, बढ़ गया। बातें बहुत छोटी छोटी है, लेकिन संघ ने 100 वर्षों के बाद ये पंच परिवर्तन का विषय लिया। ये विषय सामाजिक परिवर्तन के ही माध्यम बनेंगे, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो कुटुंब प्रबोधन हो, चाहे सामाजिक समरसता हो, चाहे स्वयं का आत्मबोध हो, चाहे नागरिक कर्तव्य हो। संपूर्ण समाज को ही अपने हाथ में लेना पड़ेगा। और इसलिए मोहन जी संघ चालक इस समय वो कहते हैं कि संपूर्ण समाज के जो संस्थाएं काम कर रही हैं, उन संस्थाओं को जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन सबको साथ लेकर हमको आगे बढ़ना है। अब ये हमारा सामर्थ्य है कि समाज के हर वर्ग को हम लेकर जा सकते हैं। तो ये आज ही नहीं होता है, कोई भी संघ चालक रहे हो, संघ के कार्यकर्ता विरोधी से विरोधी के परिवार में भी जाते हैं। मैं मिलने के लिए कलकत्ता गया था, एक कार्यकर्ता गया रुका था, तो उसके बच्चे प्रियंका गांधी के दोनों बच्चों के साथ पढ़ते, उनका वहाँ आना जाना है। तो मैंने कहा कि तो हमसे मिलवा सकते हो क्या? बोले नहीं, फिर तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। मुझे भी ध्यान में आया कि मैं प्रांत विचारक था, तो सोनिया गांधी सांसद थी, पत्र भेजा कि आपसे 4 लोग मिलना चाहते हैं, हमने मिला। गए तो 11 बजे का समय दिया था, हम तैयार हो गए थे, 9:30 बजे समाचार आता है कि नहीं आप नहीं मिल सकते। हमने किसी को छोड़ा नहीं, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे अन्य कोई। पहले भी जाते थे, संतों के पहले भी जाते थे, पत्रकारों से मिलने के लिए पहले भी जाते थे। ये अलग बात है, कुछ चैनल हमको घुसने ही नहीं देते। मैं 14 से पहले एक चैनल में गया था, तो बताया मैंने, और वही चैनल हमसे मिलने के लिए आएगा, तो मेरा क्यों नहीं गया? आज इस संगठन की सामर्थ्य तो हुई है, लेकिन समाज की भी बहुत सामर्थ्य है। और ये जो पंच परिवर्तन है, इसमें मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है।
चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, इस सामाजिक आंदोलन को, चाहे वो पर्यावरण का हो, चाहे कुटुंब प्रबोधन का हो, चाहे सामाजिक समरसता का हो, मीडिया की इसमें भूमिका पहले भी थी और आज भी और कल को भी रहेगी। ये महत्वपूर्ण बात है। इसलिए मीडिया में आने वाले जो लोग हैं उनकी साधना का समय और बढ़ गया, उनके संकट का समय भी बढ़ गया, क्योंकि समाज को खड़ा करना है तो वो सोच समझ करके, ये तीनों बंधुओं ने कहीं ना कहीं उन बातों को छुआ है। तो उस दिशा में नारायण जयंती के अवसर पर यह हर वर्ष कार्यक्रम होता है, हम सब आते हैं। और अब तो मुझे पता है कि पहला कार्यक्रम हमने किया था तो उसमें 2500 संख्या थी। हमने समाज को बुलाया, लगातार समाज को बुलाते, लेकिन पिछले 2 वर्षों से हम मीडिया परिवार को बुलाते हैं। यहाँ सब जो मीडिया परिवार के बंधु भगिनी बैठे हैं, मैं इनका स्वागत करता हूँ। आप हिम्मत करके आए, समय दे करके आए, यहाँ पर उपस्थित है। आप अपना स्वागत अपनी तालियों से करिए।